हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कैसे पाना है। तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। और सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख लेते हो तो आपको जॉब लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन दर। प्रत्येक इंसान का जो श्वसन रेट होता है वो क्या होता है। देखो, तो श्वसन दर पहले होती क्या है। प्रति मिनट में ली गई श्वसन की संख्या को श्वसन दर बोला जाता है और ये भिन्न भिन्न आयु वाले वर्ग में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे जन्म के तुरंत समय अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें 30 से 40 बार पर मिनट होगा। अगर पहला साल का कोई बच्चा 1 साल का तो वो 26 से 30 बार लेगा। ठीक है, सेकंड साल मतलब 2 साल का कोई बच्चा है तो वो 20 से 26 बार लेगा पर मिनट। किशोर अवस्था में वो 20 बार पर मिनट लेगा और वयस्क अवस्था में 16 से 20 बार पर मिनट। और वृद्धावस्था होगा तो 10 से 24 बार पर मिनट। मतलब आप ये देख रहे हो जैसे कि जैसे आपका उम्र चेंज हो रहा है, आपका श्वसन दर भी चेंज हो रहा है। बच्चों में सबसे हाई देखा जा रहा है और वृद्ध में सबसे कम देखा जा रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर में हम लोग श्वसन लेते हैं। अब देखो, सांस लेने का जो पैटर्न होता है वो आप देखोगे कुछ इस तरीके से होता है। पहला, जिसको बोला जाता है ब्रैडिप्निया। ठीक है, ब्रैडिप्निया क्या होता है, तो श्वसन नियमित लय से बनी रहती है लेकिन सामान्य दर से कम हो जाती है। तो यह सामान्य दर कितनी होती है, 10 BPM से कम हो जाती है, तो इसको बोला जाता है ब्रैडिप्निया। ओके, दूसरा देखो ट्रैकिपनिया। ट्रैकिपनिया क्या होता है, सांस लेने का पैटर्न तेज हो जाता है और यह 20 BPM से ज़्यादा हो जाता है, इसको ट्रैकिपनिया बोला जाता है। तो ब्रैडिपनिया मतलब जो कम हो रही है 10 BPM से, और ट्रैकिपनिया जो होती है 20 BPM से अधिक हो रही है। नेक्स्ट है एनिपनिया। एनिपनिया क्या होता है, स्वतः ही श्वसन का जो दर होता है वो 20 सेकंड से ज़्यादा रुकना। ठीक है, 20 सेकंड से ज़्यादा वो रुकते ही है तो उसको एनिपनिया बोला जाता है। और हाइपर एनिपनिया क्या होता है, सांस लेने की गहराई का बढ़ना जब शरीर के ऊतकों की मेटाबॉलिक डिमांड जैसे व्यायाम कर रहे हो तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो या फिर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो या फिर एनीमिया हो तो इसको बोला जाता है हाइपरनिया। ठीक है, चलिए उसके बाद एक होता है हाइपर वेंटिलेशन। ये क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, इसमें तेजी से या गहरी सांस ली जाती है, इसे गहरी सांस लेना भी कहते हैं। और इसमें अधिक वायु फेफड़ों में पहुंचती है। यह स्थिति चिंता और पैनिक अवस्था में देखी जाती है। जब टेंशन की अवस्था होती है वहाँ पे आप ये देखोगे हाइपर वेंटिलेशन की प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है हाइपो वेंटिलेशन। ये क्या होता है, ऐसी स्थिति में वायु का फेफड़ों में कम पहुंचना या फुफ्फुसीय वायु कोष में प्रवेश करने वाली वायु की मात्रा का कम हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर में बढ़ जाना, इसको बोला जाता है हाइपो वेंटिलेशन। ठीक है, हाइपो वेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऊतकों में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट एक प्रोसेस है चाइन स्ट्रोक श्वसन। इसमें क्या होता है, 10 से 60 सेकेंड के आश्वन के पश्चात गहनता और बारंबारता से धीरे धीरे सांस का तेज होना फिर कम होना, इसको बोला जाता है चाइन स्ट्रोक श्वसन। ओके, एक और प्रोसेस होता है कुस्मोलस श्वसन। ये क्या होता है, तो ये गहरी और प्रसव की स्थिति में लेने वाली सांस का पैटर्न होता है। ओके, और जो कि हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ही देखा जाता है, तो इसको बोला जाता है कुस्लोसस श्वसन। ओके, चलिए एक और टाइप का पैटर्न होता है वो होता है वियोट श्वसन। वियोट श्वसन क्या होता है, ऐसी श्वसन क्रिया जिसमें कई छोटे छोटे सांस लेने के बाद लंबे समय के लिए सांस रुक जाता है। उदाहरण के लिए CNS डिसऑर्डर। CNS डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो सांस कंटिन्यूसली नहीं रहती है, पहले सांस की क्रिया छोटे छोटे होती है और उसके बाद लंबे समय के लिए रुक जाती है। इस अवस्था को बोला जाता है वियोट श्वसन। ठीक है, एक और अवस्था होती है हाइपर कैपनिया। इसमें क्या होता है, रुधिर में CO2 का अधिक होना
और इसे हाइपर कार्बिया भी कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर कैपनिया क्या होता है, जिसमें ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जा रही है तो उसको बोला जाता है हाइपर कैपनिया, और इसका एक और नाम है हाइपर कार्बिया। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है। ओके, चलिए एक और पैटर्न से सांस लिया जाता है, वो होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, इसमें हाइपोक्सिया को हाइपो ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है, और ऐसे स्थिति में शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। ठीक है, हाइपोक्सीमिया क्या होता है, जब ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति को हाइपोक्सीमिया बोला जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे मानव शरीर में लवणीय असंतुलन। लवण का असंतुलन से क्या होता है, तो पहला देखो हाइपोकैल्सीमिया, ये किसको बोला जाता है, किस स्थिति को हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है, जब सीरम में पोटेशियम लेवल की मात्रा जो होती है ना वो 3.5 से कम हो जाती है। पोटेशियम लेवल की मात्रा कम होगा तो उसको बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। और ऐसी स्थिति कैसे पैदा होती है, तो घबराहट, शिथिलन मांसपेशियां, ऑर्थोस्टैटिक और हाइपोटेंशन। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति का आपको पता चल जाएगा। एक और जो प्रोसेस है वो है हाइपर कैल्सीमिया। वो हाइपोकैल्सीमिया था, ये हाइपर कैल्सीमिया। यहाँ पे क्या होता है, सीरम में पोटेशियम की मात्रा जो होती है ना 5.1 से अधिक हो जाती है। ये यूनिट है, ये आप देख रहे हो, ये यूनिट है। यहाँ पे 5.1 से जब अधिक हो जाते हैं तो हाइपर कैल्सीमिया इसको बोला जाता है। और ऐसे सिचुएशन का लक्षण क्या होता है, अनियमित हृदय धड़कन, मूत्र की मात्रा का कम हो जाना, निम्न रक्तचाप, असामान्य मरोड़ भुजा एवं टांगों में, हल्का सा लकवा, क्रमांकुंचन गति का बढ़ जाना और दस्त लग जाना, ये सब इनके लक्षण है हाइपर कैल्सीमिया। ओके, नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया। इसमें क्या होता है, सीरम में सोडियम लेवल जब होती है ना 135 से कम हो जाती है, जब सोडियम लेवल का कम होना उसको बोला जाता है हाइपोनेट्रीमिया। और ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये यूनिट अगर आपका याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब सीरम में सोडियम लेवल कम हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, हाइपोनेट्रीमिया। ओके, और इसका लक्षण क्या होता है, एब्डोमिनल मरोड़, निम्न रुधिर चाप, नाड़ी दर का बढ़ना, मूत्र की मात्रा का बढ़ना और क्रमांकुंचन गति का बढ़ना, ये सब इनके लक्षण हैं। ठीक है, चलिए सीरम में एक और आपको विकृति देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो हमेशा किसी भी रसायन का जब मात्रा बढ़ती है तो एक सिचुएशन होता है, जब वो घटती तो एक सिचुएशन होता है। यहाँ पे देखो सीरम में सोडियम लेवल क्या हो रही है, अधिक हो जा रही है, इससे पहले कम हो जा रही थी, अधिक होगी तो उसको बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। और ऐसा होने पर क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा, शुष्क त्वचा, तेज प्यास, मूत्र की मात्रा का कम हो जाना, सेरिब्रल कार्यों में बाधा, उत्तेजित व्यवहार और खुरदरी एवं शुष्क जीव आदि, ये सब इनके लक्षण हैं। तो सीरम में सोडियम की कमी और वृद्धि से क्या बोला जाता है आपको पता चल गया। अब हम लोग आते हैं कैल्शियम पे। ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो जाए तो उसको बोला जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया, यूनिट कितना होना चाहिए 8.5 से कम, इसको बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। और अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है हाइपर कैल्सीमिया। इसमें देखो 10.7 से अधिक हो जा रहा है। ठीक है, लक्षण देख लो, अगर कैल्शियम की मात्रा में कमी आएगी तो लक्षण होगा मांसपेशियों में ऐंठन, टिटेनी, क्रमांकुंचन गति का बढ़ना, एब्डोमिनल मरोड़, चिड़चिड़ापन और हाइपरटेंशन आदि। और कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ब्रिक में पथरी का होना, क्योंकि आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट से ब्रिक में पथरी होता है। यूरिन आउटपुट का बढ़ जाना, यूरिन ज़्यादा जाएगा। और रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जम जाना, उच्च ब्लड प्रेशर, क्रमांकुंचन गति का कम हो जाना, ये सब हाइपर कैल्सीमिया में होता है। ठीक है, अब सीरम में देखो मैग्नीशियम का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए, मैग्नीशियम अगर 1.5 से कम हो जाए तो उसको बोला जाता है हाइपोमैग्नीशिया। और अगर सीरम में 2.7 से अधिक हो जाए, मतलब मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो जाए, तो उसको बोला जाता है हाइपर मैग्नीशियमिया। ठीक है, लक्षण क्या है, अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो डिसरेथमिया, आंतों में ध्वनि का कम हो जाना, उच्च टिटेनी, चिड़चिड़ापन, ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। और अगर सीरम में मैग्नीशियम लेवल अधिक हो जाएगा तो हृदय धड़कन में कमी हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, ये खुद में एक क्वेश्चन है,
डिसरेथिमिया और कंकाल पेशियों का कमजोर हो जाना, ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो हमारे शरीर में जो सीरम है, जो लिक्विड है, उसमें अगर कुछ रसायन की कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है तो हमें कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, और उस डिसऑर्डर का हमने पूरा लक्षण बता दिया और यूनिट बता दिया कितना कम कितना ज़्यादा होने से क्या होता है, और उस लक्षण को क्या बोला जाता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो वीडियो यहीं तक, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर रिजल्ट और भी अच्छा करना है तो हमने एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर उस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपका उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सभी लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।